प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। जो हम 12वीं आर्ट में जो राजनीति विज्ञान का जो नीति निर्देशक तत्व जो पाठ चल रहा था, उसमें हमने नीति निर्देशक तत्व को जो 4 भागों में बांटा था अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से। उसमें देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं हम रिवीजन की दृष्टि से। उसमें तो आर्थिक में हमने 39 आर्टिकल से याद रखेंगे, 40 नहीं था उसमें, 41, 42, 43 और एक 48 था ना उसमें। फिर बाद में दूसरा कौन सा पढ़ा था हमने, सामाजिक और शिक्षा संबंधी, तो उसमें कौन सा था, 44 पढ़ा था हमने। एक समान नागरिक संहिता 44, 45 पढ़ा था हमने, 46, 47 और 48 क। बताया इसमें 48 क, दोनों में अंतर है। 48 में तो कौन सा था, कृषि और पशुपालन था कि नहीं। इसमें वो नशीले पदार्थ वाला वो उस पर प्रतिबंध, ये कौन से में आ गया था, 48 क में, जिसको 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो उसको एक साथ लिख ले नीचे, तो भी ऐसे रिवीजन हो जाएगा, रटने से नहीं होगा। तो समझे हमने 39 पढ़ा था, फिर 41, 42, 43, 48 और ये 43 का भी था। फिर तीसरा कौन सा पढ़ा था हमने, पंचायती राज, 3 शब्द पढ़े थे, पंचायती राज, प्राचीन स्मारक और न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। तो पंचायती राज में कौन सा, 40, फिर प्राचीन में 49 और न्यायिक में 50, जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया जाएगा। 40 में राज्य क्या करेगा, पंचायतों का गठन करेगा जिससे वो स्वायत्त शासन के रूप में कार्य कर सके। 49 में जो प्राचीन स्मारक अपने स्थान हो सकते हैं, कोई वस्तु हो सकती है, उसको क्या संरक्षित करना, या जो संसद ने जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, या ऐसी वस्तुएं जो राष्ट्रीय महत्व की है उसको निर्यात करने से, उसको नीलाम करने से सरकार रोकेगी। ये पढ़ा था आगे। फिर आखिरी पढ़ा था हमने आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये पढ़ा था आगे। तो लास्ट में पढ़ने के बाद 5 मिनट में एक बार आप ऐसे रिवीजन कर ले, ताकि आप आर्टिकल भूले नहीं। पहला आर्थिक था, उसमें ये हमने पढ़े थे, एक साथ लिखे, हिंट कर लिए। फिर जैसे 3 लिखे थे, उसमें 40, 49, 50 उसके नीचे लिख लिए। इसमें जैसे पंचायत में पैसे स्टार्ट किया, पंचायत, तो दूसरा पैसे ही प्राचीन है, मिलता जुलता ही है क्या, तो दोनों स्टार्ट, पंचायत, तीसरा न्यायिक, तो 40, 49, फिर 50 और अंतिम कौन सा था, 51। तो ऐसे रिवीजन कर ले साथ में। अगली हेडिंग डाले, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। वो तो कंप्लीट हो गया ना, नीति निर्देशक तत्वों का महत्व। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है। तो देखो, इसमें नंबर लगा के लिख लिए, एक साथ ही लिख लेते हैं हम। ये पढ़ेंगे हम। शासन के लिए आचार संहिता, आचार संहिता पहला महत्व यह है। दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। ये तो नीली से लिख ले, ये तो पॉइंट तो डाल लीजिए, तो रेड के पेन से, और बाकी पॉइंट नीली से लिख ले, बाद में वर्णन करेंगे तब लाल से लिख ले। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। शासन के मूल्यांकन का आधार, शासन के मूल्यांकन का आधार, शासन के मूल्यांकन का आधार। चौथा है संविधान के
क्रियान्वयन में सहायक है। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक। अंतिम है 5वां, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक। परिवर्तन में सहायक। अब देखो या प्रश्न या महत्व के नीचे लाइन खींच लेंगे, इंपॉर्टेंस है। नहीं तो हमने नीति निर्देशक पढ़े कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे? 36 से 51। ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। तो ये साथ साथ याद रखेंगे। तो हमने जितने भी पढ़े 51 तक, तो इससे बाहर थोड़ी पढ़ा हमने, कोई नहीं पढ़ा आगे। तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए, तो पूरा तो एक साथ पूछने से रहा। कौन से देश से लिए गए, कहाँ से, भाग कौन सा? 4। भाग भी पूछ सकते हैं ना, भाग कौन सा है? 4 में, केवल 4 का कौन सा हो जाएगा? कर्तव्य आ जाएगा उसमें। तो केवल 4। टोटल भाग कितने हैं संविधान में? 22। अब ये हमने पढ़े, तो इसमें कोई जैसे 4 भाग पढ़े, 4 में कोई नाम दे दीजिए। आर्थिक का वर्णन कीजिए, तो आप 39, 41, 42, 43 से खुद को मन से लिखना है फिर। तो ये आर्टिकल याद होने चाहिए आपको। तो ऐसा कोई भी पूछ लीजिए, लास्ट वाला पूछ लिया पंचायती राज प्राचीन स्मारक टॉपिक दी, इसका वर्णन करिए, तो आपको पता होना चाहिए 40, 49 और 50 में पढ़ा ऐसे। अब देखो इनका महत्व क्या है। जो नीति निर्देशक तत्व हमने पढ़े 36 से लेकर 51 तक, इसका महत्व क्या है? तो देखो ये वाद योग्य नहीं थे, ये पढ़ा ना हमने भाई। इनको हम न्यायालय में नहीं जा सकते, क्योंकि सरकार के लिए ये क्या है? निर्देश है। क्या है? निर्देश है, चाहे वो इनको माने या न माने। ये पढ़ा था हमने। तो फिर भी इनका महत्व है। तो ये महत्व देखो, शासन के लिए आचार संहिता। आचार संहिता मतलब एक संहिता, मतलब एक तरह से नियम हो गए। शासन के लिए एक आचार संहिता, वो इसका पालन करेगी। भाई ये निर्देश देता है तो मानना, तो सारी बात नहीं, मतलब कुछ तो माननी पड़ेगी कि। तो वो एक आचार संहिता हो गई कि भाई ये सरकार को ये काम करने हैं, वो एक तरह से नियम में बन जाएगी। दूसरा है लोक कल्याण के राज्य की रूपरेखा, कि जो नीति निर्देशक तत्व वो क्या करते हैं कि राज्य को अधिक से अधिक जनता की भलाई का काम करने के लिए तो कहते हैं। जैसे फ्री में शिक्षा देना, फ्री में इलाज करना, या जो कमजोर वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान करना, तो भलाई का काम ही है कि। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार करता है। तो ये 36 से 51 क्या है? लोक कल्याण के साधन है। तीसरा है शासन के मूल्यांकन का आधार। अब मान लो कोई सरकार है, वो चुनाव में हार गई या जीत गई, तो वो मूल्यांकन करती है। जैसे हम पढ़ने के बाद मूल्यांकन करते हैं ना, कि हमने कितने अंक प्राप्त किए, कहाँ गलती हुई, हम कहाँ तक पहुँचे, होता है मूल्यांकन। जैसे हम एग्ज़ाम के बाद में टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, तो हम लक्ष्य तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, हमारा टारगेट क्या था, तो उसका मूल्यांकन कैसे होता है? एग्ज़ाम से ही तो होता है कि। तो उसी प्रकार शासन, मतलब जो सरकार होती है, उसको मूल्यांकन का एक आधार मिल जाता है कि हमने नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया या नहीं किया, या हमने कौन सा कार्य जनता की भलाई के लिए नहीं किया, इसलिए हम हार गए, हमें कौन सा काम करना चाहिए। तो ये मूल्यांकन से होगा आगे। अगला संविधान के क्रियान्वयन में से एक क्रियान्वयन यानी लागू करना। तो इसने जो कल्याणकारी बातें बताई है वो संविधान में के द्वारा क्या करना? लागू करना। तीसरा सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक है। तो ये लोक कल्याण तो सामाजिक समानता और आर्थिक समानता की बात करता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व कहता है कि समाज में बराबरी का अधिकार, जो हम पढ़ भी चुके हैं, 16 में पढ़ा था हमने। अवसर की समानता पढ़ा था, समानता के अधिकार में 14 से 18 याद हो तो पढ़ा था। आगे कानून के समक्ष समानता 15 में हमने क्या पढ़ा था? लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। फिर 16 में क्या पढ़ा था? 16 में अवसर की समानता। 17 में क्या पढ़ा था? अस्पृश्यता का अंत। और 18 में उपाधियों का अंत पढ़ा हमने पहले समानता के अधिकार में। तो यह सामाजिक समानता की बात करते हैं। समाज में जो भेदभाव था उनको समाप्त कर दिया गया, या जो उपाधियाँ होती थी उनको समाप्त कर दिया गया, केवल शिक्षा और सेना को छोड़कर। यही पढ़ा था हमने।
तो ये सामाजिक आर्थिक समानता में हमने अभी इसमें पढ़ा था 39 में, छह बातें पढ़ी थी हमने इसमें। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये स्त्री पुरुषों के लिए क्या करना, स्त्री पुरुष है उनके लिए जो संसाधन है आजीविका के संसाधन उपलब्ध करवाना। तो ये महत्व, ये अलग प्रश्न है वो अलग थे। तो महत्व शब्द आए तो आपको ये लिखने हैं, समझ गए। नीति निर्देश तत्वों का महत्व तो ये 5 लिख लिए, अब नंबर 1 लगा के लिख लिए। शासन के लिए आचार संहिता, हेड के पेन से हेडिंग डाल ले, फिर अब हम इसका वर्णन करेंगे। शासन के लिए आचार संहिता, शासन के लिए आचार संहिता, इसमें लिखे इन निर्देशक तत्वों को, मतलब नीति निर्देशक बोले ना मैं, इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। जनमत यानी जनता का मत, जनता का विचार। इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। जो प्रजातंत्र का, प्रजातंत्र बोल दो, जनतंत्र बोल दो या लोकतंत्र, एक ही बात है। जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है, जो प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय है। यानी लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। ये जनता शासन को बदल भी सकती है। तो ये सबसे बड़ा क्या हो गया? न्यायालय हो गया। अतः, अगली लाइन से शुरू करेंगे। अतः जनता के प्रति उत्तरदायी, अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार, अतः जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है। इनकी अवहेलना नहीं कर सकती है। मतलब अवहेलना मतलब है इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती है। तो देखो, पहला यद्यपि इनको क्या है, नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इनके पीछे जनमत की शक्ति होती है। क्योंकि जनता क्या होती है? लोकतंत्र में सर्वोपरि है। अतः जनमत का ध्यान रखते हुए क्या है, जनता ही सबसे बड़ी क्या एक न्यायालय है। अतः कोई भी सरकार जनमत की अवहेलना नहीं कर सकती। जनता की इच्छा या जनता का जो विचार है वही सर्वोपरि है। तो इनको ध्यान में रखते हुए वो ऐसे नियम बनाते हैं जो जनता के लिए लाभकारी हो। तो ये कंप्लीट हो गया पहला। दूसरा लिखिए एक लाइन छोड़ के, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा। इसमें लिखेंगे आप, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं है। संविधान का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना
नहीं है, केवल राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना नहीं है, बल्कि ऐसे लोक कल्याणकारी राज्य की, स्थापना करना है, जिसमें आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र भी शामिल हो, जिसमें आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र भी शामिल हो, जिसमें आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र भी शामिल हो। ये कंप्लीट हो गया। दूसरा, कल्याणकारी शासन में हमने क्या पढ़ा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि तो संविधान है उसको लागू करने का उद्देश्य केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र मतलब है जनता को चुनाव में भाग लेने का अधिकार, या जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उनको मतदान करने का अधिकार। ये किस में आता है? राजनीतिक लोकतंत्र में। किस में आता है? राजनीतिक लोकतंत्र। तो यही लोकतंत्र कल्याणकारी नहीं है। इसके आगे समाज में जो अमीर अर्थ यानी धनी होता है, आगे आर्थिक मतलब तो समाज में दो अमीर गरीब का अंतर है उसको कम करना, या सामाजिक लोकतंत्र मतलब समाज में जो ऊंच नीच की भेदभाव है जाति के आधार पर या जेंडर के आधार पर, महिलाओं और लड़कियां और लड़कों में जो भेदभाव किया जाता है उनको भी समाप्त करना। ये किस में आएगा? कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा में। रटेंगे नहीं तो याद रखेंगे ना। इसमें राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा कौन सा लोकतंत्र है? आर्थिक और सामाजिक। अब आर्थिक मूल्य राजनीतिक लोकतंत्र कौन सा? जिसमें हर व्यक्ति को चुनाव में भाग लेने का अधिकार हो, साथ ही जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं और जिसका नाम मतदाता सूची में है। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, समझो ये कौन सा ये लोकतंत्र, क्योंकि आगे पढ़ेंगे हम आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है तो दोबारा रिविजन हो जाएगा। आगे आर्थिक मतलब समाज में जो गरीब वर्ग है उनको मुख्य धारा में लाना, ठीक है, मतलब जो गरीब और अमीर का जो अंतर है उसको कम करना, उसको पाटना। सामाजिक लोकतंत्र आप समझ गए, समाज में जो भेद हो उसको समाप्त करना। तीसरा लिखिए अभी, शासन के मूल्यांकन का आधार। शासन के मूल्यांकन का आधार इसमें लिखें नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जनता द्वारा, नीति निर्देशक तत्व जनता द्वारा शासन की सफलता व असफलता, जनता द्वारा शासन की सफलता व असफलता मापने का मानदंड है। सफलता या असफलता मापने का मानदंड है। अगली लाइन से लिखेंगे इसके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन, इनके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इनके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इनके द्वारा मतलब नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा, इनके द्वारा सरकारों के विभिन्न कार्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो यानी सरकार की सफलता और असफलता का मूल्यांकन किया जा सकता है नीति निर्देशक तत्वों के
द्वारा, ये कंप्लीट हो गया। अब एक लाइन छोड़ के लिखें, चौथा लिखें, संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है। क्रियान्वयन का मतलब होता है लागू करना। क्रियान्वयन का मतलब क्या होता है? लागू करना। संविधान के क्रियान्वयन में सहायक, इसमें लिखें यह देश के प्रशासन के लिए, यह मतलब नीति निष्ठ तत्व है, यह देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएं नहीं शासन, सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होगी। सभी सत्ताएं इनके द्वारा निर्देशित होगी, इनके द्वारा निर्देशित होगी। अगली लाइन से लिखेंगे शुरू से। न्यायपालिका भी, न्यायपालिका जो सरकार का तीसरा अंग होता है, न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण, न्यायपालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण इनसे आशा की जाती है कि, इनसे आशा की जाती है मतलब इनसे उम्मीद की जाती है कि भारत में न्यायालय संविधान की व्यवस्था के कार्य में न्यायालय संविधान की व्यवस्था के कार्य में नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। कौन? न्यायालय। कौन? न्यायालय भी सरकार का तीसरा पार्ट है। चौथा कौन सा है? चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? 3 के चौथा स्तंभ मीडिया को। किसको कहते हैं? मीडिया। अंग 3 ही है, तो इनसे उम्मीद की जाती है। नहीं सर, क्यों? किनसे? न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है। न्यायपालिका, न्यायालय भी सरकार का तीसरा अंग है, अतः इनसे उम्मीद की जाती है कि वो नीति निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे। ये कंप्लीट हो गया। अंतिम लिखिए एक लाइन छोड़ के, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक। परिवर्तन यानी बदलाव। सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक, इसमें लिखें इसके लिए तो ऐसा लिखें लोक कल्याणकारी, ऐसा लिखें लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, स्थापना के लिए आर्थिक व सामाजिक, दो प्रश्न में कोई दोबारा लिख ले, आर्थिक व सामाजिक, या पहले कौन सा लिख ले, बात एक ही है। आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए, आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए राज्य के प्रत्येक, आर्थिक व सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए
राज्य के प्रत्येक स्त्री, फिर कोमा लगाएंगे, पुरुष को जीविका के साधन, जी बड़ा और वी छोटा, जीविका, स्त्री व पुरुषों को जीविका के साधन उपलब्ध कराना, जीविका के साधन उपलब्ध कराना, संपत्ति का केंद्रीयकरण होने से रोकना, संपत्ति का केंद्रीयकरण यानी सेंट्रलाइजेशन जिसको बोलते हैं, संपत्ति का केंद्रीयकरण होने से रोकना। फिर कोमल का लिखेंगे, स्त्री बाल श्रमिकों, दोनों अलग अलग हैं, स्त्री बाल श्रमिकों को शोषण से, स्त्री बाल श्रमिकों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, शोषण से सुरक्षा प्रदान करना। आदि के द्वारा समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है, आदि के द्वारा समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अंतिम लाइन लिखे इसी में, इसके अतिरिक्त समान कार्य के लिए समान वेतन, जो हम 39 में पढ़ चुके हैं, इसके अतिरिक्त समान कार्य के लिए समान वेतन, जीवन स्तर में सुधार के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराने में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व रहा है। तो इनके अलावा जो समान कार्य के लिए समान वेतन, रोजगार है, चिकित्सा है, शिक्षा, इनको उपलब्ध कराने में नीति निर्देशक तत्वों का योगदान रहा है। तो देखो इसमें वर्णन तो आप आसानी से कर देंगे, लेकिन पहला काम क्या है, राजनीति में पॉइंट ही चलते हैं, समय हमने पॉइंट ही पढ़े ना, आर्टिकल यानी अनुच्छेद और पॉइंट बिंदु। तो ये पहले आपको 5 याद होने चाहिए। शासन के लिए आचार संहिता, लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा, फिर देखो से ही स्टार्ट हो रहे हैं सारे, फिर भूल भी जाएं तो पहला शासन के लिए लोक आचार संहिता, फिर लोक कल्याणकारी राज्य, फिर शासन से संविधान, से सामाजिक, तो फिर से भूल भी गए तो शासन के लिए क्या मूल्यांकन का आधार, फिर से संविधान के क्रियान्वयन में सही, फिर से सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन में सहायक। तो ये क्या हो गए महत्व किसका, नीति निर्देशक तत्वों का। तो इनको बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो महत्व के नीचे लाइन खींच लेंगे, महत्व थे नीति निर्देशक तत्वों के क्या महत्व है, तो ये 5 महत्व हैं, इनको आप याद रखेंगे। जब भी समय मिले तो कम से कम एक बार रिवीजन करते रहें बार बार। जो प्रश्न कम याद है या याद नहीं है उसको ज़्यादा बार पढ़ेंगे, जो तो याद है वो दोबारा भी याद हो जाएगा। अगला देखो, अब हमने जो 36 से 51 पढ़े थे नीति निर्देशक तत्वों में, इनमें जो 36 से 51 जो आर्टिकल थे, इनमें से सरकार ने कौन कौन से लागू कर दिए हैं। तो इसमें हम 10 के बारे में पढ़ेंगे। किन के बारे में, 10 के बारे में। तो रटना नहीं है, वो तो महत्व पढ़ा था। अब पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसमें डिंग डाले, वो महत्व था नीति निर्देशक
तत्वों के क्रियान्वयन लागू, ऐसे लिख ले, क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण, ये हेडिंग डाल लिया आप, क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण उदाहरण। नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो देखो इसमें उदाहरण वो कौन कौन से लागू हो गए, तो इसमें 10 हैं, तो पहले एक साथ ही लिख लेते हैं इसको, फिर एक एक का वर्णन कर लेंगे हम। तो पहला लिखिए भूमि सुधार, क्या लिखेंगे, भूमि सुधार। दूसरा है पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, जो जैसे याद है वैसे आराम से लिख सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं, कमजोर वर्गों का कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, जो बड़े बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण। अगला है सामाजिक सुरक्षा, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, सामाजिक सुरक्षा। छठवां है बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो हम पढ़ चुके हैं ना 6 से 14 वर्ष के, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। और 8वां कौन सा, जो हमने संपत्ति का अधिकार पढ़ा था कि उसमें भी संशोधन किया गया था। संपत्ति के अधिकार से संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन, संपत्ति के अधिकार से संबंधित संपत्ति का जो अधिकार था उसमें जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा दिया गया था। संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन, अधिकार से संबंधित व्यवस्था में, आगे लिख लेंगे इसमें व्यवस्था में परिवर्तन। क्या लिखेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन,
9 लिख ले, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, न्यायिक व्यवस्था में सुधार, न्यायिक व्यवस्था में सुधार। और अंतिम लिखिए, समान कार्य हेतु समान वेतन, समान कार्य हेतु समान वेतन। न्यायिक व्यवस्था में सुधार, समान कार्य हेतु समान वेतन। अब देखो, अब एग्जाम में 10 के 10 तो आने से रहे। अब एग्जाम में से छोटे प्रश्न पूछ सकते हैं कि नीति नियोजित तत्वों के क्रियान्वयन के कुछ उदाहरण दीजिए, अर्थात जो 36 से 51 ऐसे कौन से नीति नियोजित तत्व हैं जिनमें से सरकार ने जिनको लागू कर दिया है। समझ रहे हो ना, क्रियान्वयन यानी लागू करना। तो ऐसे उदाहरण दो जिसको सरकार ने लागू कर दिया है। अब ये नहीं कि मैंने नंबर 1 पे भूमि सुधार लिखा तो आप भूमि सुधार ही लिखे, जो आपको अच्छी तरह से याद हो वो लिख सकते हैं। जैसे छोटे में पूछ लिया या किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए, तो आप लिख सकते हैं मन से, जैसे भूमि सुधार है। दूसरे नंबर पे याद आ गया पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय स्वशासन है, या न्याय व्यवस्था में सुधार करना, या समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था करना, और पंचवर्षीय योजनाएं या जो बड़े बैंक उनका क्या करना, राष्ट्रीयकरण करना या केंद्रीयकरण करना, या भारत सरकार के हाथ में आना, और समान कार्य के लिए समान वेतन। तो जो जैसे आपको जैसे याद है उनको लिख सकते हैं। और जो हमने शिक्षा का अधिकार पढ़ा था, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, पंचवर्षीय योजनाएं, भूमि सुधार, समाज के कल्याण, कमजोर वर्गों का कल्याण, ये जो भी जैसे भी आपको याद आते जाए आप आराम से इनको लिख सकते हैं। पंचवर्षीय योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित जो कुछ तथ्य हैं उनमें क्या करना, परिवर्तन करना। ये आपने 10 लिख लिए। अब इनकी 2-3 बार रीडिंग लगाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब ये नहीं क्रम से याद करने की उतने जो आपको पहले याद है वो पहले लिख सकते हैं। अब एग्जाम में 10 तो आने से रहे। नीति निर्देशक तत्वों क्रियान्वयन के कुछ उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन में आ गया कोई 4 कोई 5, निबंधात्मक मुझे ऐसा आएगा कि बड़ा आएगा तो 4-5 का ही पूछेगा। तो याद पॉइंट तो सारे करने और अच्छी तरह से आपको, छोटे प्रश्न तो किसी में भी आ सकता है, तो जो आपको अच्छी तरह याद हो उनका वर्णन कर दीजिए। ये भी एकदम सरल है, ये भी एकदम सरल है, वैसे सारे ही हैं लेकिन ये बिल्कुल सरल ही। आगे हम पढ़ेंगे, दोबारा रिविजन हो जाएगा। कमजोर वर्ग का हम पढ़ चुके हैं, तो 46 में पढ़ा था हमने आर्टिकल में, 45 में हम पढ़ चुके हैं। निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में था, 45 में। 44 के नीचे पढ़ा था हमने 45वें नंबर का, सामाजिक और शिक्षा में तो पढ़ा था आगे, तो वो इसमें आ गया, जिसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया था। अब इसमें हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं। तो भूमि सुधार कैसे किया गया भाई, जब भारत आज़ाद हुआ था तो स्वतंत्रता से पहले जमींदारी और जागीरदारी प्रथा थी, और थी ना, तो कुछ लोगों के पास ही ज़मीन होती थी, वो ज़मीन के मालिक होते थे। तो आज़ादी के बाद क्या किया गया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया, और जो किसान खेती करता था ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन उनको दे दी गई। ऐसा ही किया गया था आगे 1951 में, जो 9वीं अनुसूची में डाला गया इसको। भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में है, 9वीं अनुसूची में। तो याद भी रखना, छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं। भूमि सुधार अधिनियम, भूमि सुधार कौन सी अनुसूची में है, 9वीं में। कौन सी में, 9वीं में। तो इसे याद रखेंगे। तो पहले भूमि सुधार क्या था, वे आज़ादी से पहले जमींदारी और जागीरदारी प्रथा थी, जिससे कुछ लोगों के पास ही ज़मीनें होती थी। लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया, संविधान की 9वीं अनुसूची में, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कौन सी अनुसूची, 9वीं अनुसूची के तहत 1951 में, अगर सन भी ये तो याद होना ही चाहिए आपको, 9वीं अनुसूची। संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12। कती जाए 12, पहले पर डर जाता ना, बाघ 22, अनुसूची कितनी 12। अब देखो अनुसूची में 2 तरह से प्रश्न पूछते हैं,
कि मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, बताओ देखिए। यानी जब संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, तो प्रस्तावना में लिखाया था मैंने, और लागू कब हुआ था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को हुआ था लागू। ये तो हम बार बार पढ़ते भी हैं, 26 जनवरी मनाते हैं हम गणतंत्र। अरे 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तब मनाते हैं। उस गणतंत्र बोलते हैं, गणतंत्र रिपब्लिक डे जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। अब 26 जनवरी को तो लागू हुआ था 1950 में, और बनकर तैयार कब हो गया था? तो 2 महीने पीछे चले जाएंगे, जो रटने की जरूरत नहीं इसको। ये प्रश्न कई बार पूछ देते हैं, तो हम जल्दीबाजी में 26 जनवरी 1950 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है कि हमारा संविधान बनकर तैयार कब हुआ, या हमारे संविधान को हमने अंगीकार कब किया। जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी ना हमने, तो उसमें आएगा ये, हम 26 नवंबर मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 जो अपने हिंदी में है, उसके अनुसार 2006 विक्रम संवत में ये बनकर तैयार हो गया था। तो वो आता है 26 नवंबर 1949 को, ये मैंने लिखाया भी था। तो देखो ये तो बनकर तैयार हो गया था, या संविधान को हमने कब अंगीकार या आत्मार्पित किया था? 26 नवंबर 1950 को। ये तो तैयार हुआ था, यानी बनकर तैयार हो गया था। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, करीब 3 साल के लगभग हो गए। अब एक होता है ये लागू कब हुआ, दोनों अलग अलग हैं क्या? तैयार और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी को। अब देखो 2 महीने का ये फर्क है, यहाँ 26 नवंबर है। अब 26 नवंबर के बाद में क्या आते हैं? 26 दिसंबर। नवंबर के बाद 26 दिसंबर 1 महीना, फिर 26 जनवरी, 2 एक नहीं हुए। तो ऐसा जोड़ के भी याद रख सकते, भूल भी जाए तो 26 नवंबर के बाद में 26, 2 महीने जोड़ने तो 26 नवंबर के बाद में दिसंबर 1 महीना, फिर 26 जनवरी, फिक्स 2 महीने हो गए ना। अब जनवरी आते ही साल चेंज होगी कि नहीं होगी? होगी कि तो 19 तो क्या हो जाएगा? 49 का क्या हो जाएगा? अभी 50 कौन हुआ है? 50 होगा आगे। यदि दिसंबर के बाद में जनवरी 1 जनवरी से सन चेंज हो जाता, साल चेंज हो जाती है कि, तो यहाँ 26 नवंबर को 2 महीने जोड़ देंगे तो 26 जनवरी आ जाएगा। 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 जनवरी, फिर 49 का क्या हो जाएगा? 50। अब मान लो आप भूल गए ये प्रश्न के बारे में, 49 कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सबको याद रहता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये तो सबको पता रहता है, 7वीं क्लास के बच्चे को भी याद है, 6ठी वाले को भी है। तो ये भूल जाते हैं, तो ये हमारे रिवीजन में कम आता है। तो 26 जनवरी 1950 भी याद है, तो भी आप उत्तर आपका गलत नहीं होगा। लागू है, अगर ये तारीख याद है, ये पूछो राइट उत्तर देंगे लागू कब हुआ। अब बनकर तैयार कब हुआ, तो मान लो आप भूल भी गए, अभी अक्टूबर था, नवंबर था, हो जाता है कैसा? 48 था, 49 था, 47 था, भूल जाते हैं। तो आपको 2 महीने पीछे चले जाना है, तो 26 जनवरी से पीछे जाएंगे तो 26 दिसंबर, जनवरी से पीछे दिसंबर तो आएगा आगे, फिर 26 नवंबर। तो यहाँ अब पीछे जा रहे हैं, तो जनवरी से पीछे जाते ही साल चेंज वापस क्या आ जाएगा? 49। समझ गए ना? तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो देखो हम अनुसूची की बात कर रहे थे, 9वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है, तो मूल में कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। और वर्तमान में पूछे तो 12। कितनी होगी? तो 4 बढ़ गई। उनसे बढ़ी 9 तो बढ़ी, तो 8 तो पहले ही थी। 9 8 हम कहीं जाए लैंग्वेज दो आपने संविधान में 22 भाषा तो कौन सी अनुसूची में जाए? 8 में। फिर 9वीं अनुसूची, फिर 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, तो टोटल कितनी जाए? 12। कुल कितनी है? 12। तो देखो ये कौन सी है? भूमि सुधार किसमें हुआ? 9वीं में क्या हो गया? भूमि सुधार हो गया। 10वीं में दल बदल जो विधेयक था, यानी जो चुनावों में हम देखते हैं जो कांग्रेस का आदमी है वो राजनेता है या विधायक है, सांसद है, वो पार्टी छोड़कर कभी बीजेपी में चला गया, बीजेपी में से
कांग्रेस में आ जाता होता है कि साथ टिकट कटने पर या चुनाव जीतने के बाद, जहाँ भी उनको प्रलोभन दिया जाता है या लालच या और किसी कारण से, कुर्सी के लालच में वो अपनी पार्टी बदलता है ना। तो इसको दल बदल को रोक लगाने के लिए, अब इससे सरकार खतरे में पड़ जाती है। दल बदलने से क्या है, बहुमत मान लो कम हो जाए तो सरकार गिर सकती है। तो इस कारण से इस पर रोक लगाई गई 10 के द्वारा। 11 में क्या था, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज, जो आगे हम पढ़ेंगे, इसमें ग्रामीण और शहरी दोनों आ जाएंगे। पंचायत 11वीं और 12वीं में कौन है, 11वीं में केवल पंचायती राज, 11वीं में केवल पंचायती राज, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और 12वीं अनुसूची में कौन सा आ जाएगा, शहरी निकाय। कौन सा आ जाएगा, शहरी निकाय। जैसे शहरों में नगर पालिका होती है, नगर परिषद होता है और नगर निगम, यही होता है कि। तो पहले 8 थी, अब कितनी, 12, ये 4 बढ़ गई, 9, 10, 11 और 12। तो 9वीं में कौन सा है, भूमि सुधार। कौन सा है, भूमि सुधार। तो याद रखेंगे। तो जो किसान खेती करते थे वो जमीनें उनके नाम हो गई है, उनके पास ही रह गई, और इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया, भूमि सुधार को 1951 में। अब लिखे नंबर 1 लगा के, भूमि सुधार का वर्णन। तो मुख्य चीज इसमें यही है, एक तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, और दूसरा अनुसूची पूछ ले कौन सी, 9वीं में। तो इसमें लिखे स्वतंत्रता से पहले किसान जमींदारी व जागीरदारी, किसान जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के, जमींदारी व जागीरदारी प्रथा के शोषण के शिकार थे, शोषण के शिकार थे। अगली लाइन से लिखेंगे, लेकिन संविधान की 9वीं अनुसूची, इसके नीचे लाइन खींच देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, याद इसमें वर्णन में भी लिखना ही है और अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है। संविधान की 9वीं अनुसूची में 1951 में, 9वीं अनुसूची में, तो कोमा लगा लिख सकते हैं 1951 में। ये कब किया गया, 1951 में। 9वीं अनुसूची में 1951 में भूमि सुधारों के अंतर्गत, भूमि सुधार टॉपिक का नाम भूमि सुधार है, तो भूमि सुधारों के अंतर्गत भूमि पर खेती करने वाले का अधिकार, भूमि पर या जमीन पर खेती करने वाले का अधिकार लागू करने से किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई है, किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई है, किसानों को सुरक्षा प्राप्त हुई है। अब देखो इसमें 2 ही चीज़ याद रखनी है, एक तो स्वतंत्रता से पहले कोई जाति विशेष के लोग ही जमीन के मालिक हुआ करते थे, तो वो उनका शोषण करते थे। इस कारण से 9वीं अनुसूची जो 1951 के तहत के अंतर्गत जो जमीन पर खेती करता था उनको मालिकाना हक दे दिया गया, जिससे किसानों की जो दशा थी वो क्या हो गई, सुधर गई, या दशा में सुधार आ गया। समझ में 2 ही चीज़ याद रखनी है, तो ये जरूर याद रखेंगे। 9वीं अनुसूची 1951। अब देखो दूसरा, देखो पंचायती राज व स्थानीय स्वशासन, इसमें पहले थोड़ा समझ लेते हैं। पंचायती राज
तो इसमें 11वीं अनुसूची में कौन सी में है? 11वीं में। अब जो स्थानीय शासन पर स्थानीय लोगों द्वारा शासन किया जाता है, जैसे गांव में सरपंच स्थानीय, तो उनको स्थानीय लोग ही उनका चुनाव करते हैं, तो ये डिंडाले पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन। तो इसमें एक लाइन लिख ले पहले, तो हम पहले 40 में हमने पढ़ा था आगे। नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन, नीति निर्देशक तत्वों में ग्राम पंचायतों के गठन व उन्हें स्थानीय स्वशासन इकाई के रूप में स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में शक्तिशाली बनाने की बात कही गई है। स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में शक्तिशाली बनाने की बात कही गई है। स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में शक्तिशाली बनाने की बात कही गई है। तो देखो एक लाइन तो ये हो गई, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं ना पंचायती राज गठन है, तो पढ़ा था कि इसमें 3 भाग किए थे हमने, प्राचीन वो 40 गुना 50 में पढ़ा के, तो 40 में पंचायती राज के गठन की बात कही गई थी, तो इसने सरकार ने इसको लागू कर दिया। वो तो कही तो था, उसने लागू थोड़ी किया था, वो तो कह ही सकता है। अब सरकार ने इसको क्या किया, लागू भी कर दिया है। तो देखो, तो नीति निर्देशक तत्वों ने क्या कहा कि अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायत का गठन करेगा और उनको स्थानीय शासन के रूप में उनको शक्ति भी प्रदान करेगा। तो आगे देखो, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन गांधी जी ने कहा था कि जब तक गांवों का विकास नहीं होगा भारत प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि गांवों की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है, भारत की अधिकांश जनता कहाँ रहती है, गाँव में। कहाँ रहती है, गाँवों में। यानी भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। जब तक गाँवों का विकास नहीं होगा हिंदुस्तान का विकास नहीं हो सकता। तो अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने भी इसका समर्थन किया था पंचायती राज का, और नीति निर्देशक तत्वों में भी कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करेगी अनुच्छेद 40 के अनुसार। तो इसी कारण गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से, कहाँ से, नागौर जिले में एक बगतरी गांव है, वहाँ से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री, उसे प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो ये भी लिखेंगे, पहले समझ लें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो देखो 2 अक्टूबर गांधी जयंती के जब इनमें से अलग से प्रश्न पूछ लेते हैं कई बार, छोटा प्रश्न, कि भारत में, राजस्थान में नहीं, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सर्वप्रथम कौन से राज्य से हुआ, राजस्थान से। भाई ये तो योजना लाई केंद्र सरकार ने, तो ये शुभारंभ तो 29 राज्य हैं, तो उनमें सबसे पहले कहाँ हुई, अब है 29, उस समय थोड़ी थे, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे पहले इस योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया, राजस्थान से। राजस्थान जी के राजस्थान में कौन से जिले से, नागौर से। गांव कौन सा, बगतरी गांव है नागौर जिले में, वहाँ से किया गया। कब किया गया, सन भी खूब पूछते हैं, 2 अक्टूबर 1959 को। देखो सन को ढंग से याद कर लिया, 59 है, गुणंतर, बाकी ये तो आपको याद है जाएगी। गांधी जयंती याद रख लेंगे, तो गांधी जयंती प्रतिवर्ष हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर आंध्र प्रदेश में की गई थी।
ठीक है, 11 अक्टूबर को, 2 को राजस्थान में। लेकिन शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? राजस्थान में आएगी। राजस्थान के बाद में पूछे तो आंध्र प्रदेश में। लेकिन जितना है उतने में पढ़ना है। तो किसने की? भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो इसमें लिखे आप अगली लाइन से शुरू से, इस व्यवस्था का शुभारंभ, इस व्यवस्था कौन सी? पंचायती राज पढ़े हमने। इस व्यवस्था का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को इसका शुभारंभ, ऐसा लिखा ना, इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले पे कोष्ट में लिख ले बगतरी गांव, री बड़ा बगतरी गांव, राजस्थान के नागौर जिले से किया गया, राजस्थान के नागौर जिले से किया गया। यानी भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से किया गया? राजस्थान से। कौन से जिले से? नागौर जिले से, बगतरी गांव से। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों में कही गई थी, ये बात इनको लागू कर दिया गया। अगली लाइन से लिखें, अब देखो ये तो शुभारंभ हो गया। अब पंचायती राज के लिए एक संविधान में संशोधन किया गया 73वां, और शहरी के लिए 74वां, जो आगे भी हम पढ़ेंगे। 73वां ये प्रश्न कई बार रीट की एग्जाम में, राजस्थान पुलिस में, सब में आता है। ये ज़्यादा पूछते हैं 11वीं कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से, शहरी निकाय से, और भी कोई ऑप्शन दे दिया तो उसमें आएगा पंचायती राज। और 74वां पूछे तो शहरी निकाय से। किसमें? तो यहाँ पंचायती राज लिखा हो ना शब्द, तो इसमें देखो फिर भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 कब किया गया? 1992। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। किसके लिए? पंचायती राज के लिए। एवं 74वां संविधान संशोधन, लाइन से ही है, वापस लिख देंगे, वही 1992 सन, दोनों में सेम है, 73वां और 74वां। ये किसके लिए? शहरी निकाय के लिए। किसके लिए? शहरी निकाय के लिए। तो देखो ये लागू हो गए यहाँ पर। अभी पंचायती राज के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, और शहरी निकाय के लिए कौन सा? 74वां। एक साथ लिखाएंगे, बाद में लिख लेना। ये 73वां संविधान संशोधन 92, और ये 74वां, ये भी 92। ये पंचायती राज और ये शहरी निकाय। तो अगली लाइन से लिखे, 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को, 73 के नीचे 92 के नीचे लाइन खींच लेंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब जो इसमें संविधान में इसको शामिल कर लिया गया। अब जैसे राज्य सरकारों के चुनाव होते हैं प्रति 5 वर्ष से, केंद्र सरकार के चुनाव होते हैं
तो इनका चुनाव भी अब क्या होता है, नियमित समय पर होता है, और इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी किया गया है। पहले ये जरूरी नहीं चुनाव हो या नहीं हो, एक नियमित नहीं था, लेकिन इसको संविधान में जगह दी गई है अनुसूची 11वीं में। अनुसूची कौन सी, 11वीं में, आगे कोष्टक में लिख सकते हैं 11वीं अनुसूची। आगे वो पाठ पढ़ेंगे तो रिवीजन हो जाएगा फिर आपका, और दोबारा 11वीं अनुसूची में ये पंचायती राज। तथा आगे लिखेंगे, अब तथा शुरू से लिखेंगे, दूसरी लाइन से भी, एक में 73वां लिख लिया, अब दूसरा लिखेंगे तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, तथा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। शहरी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब देखो कोष्टक में लिख रही लास्ट में अनुसूची 12, ये कौन सी अनुसूची में है, 12 में। अब देखो एक बार और देख लेंगे, अंतिम में ही पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये सब कुछ समझ में आ गया। 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती याद रख लेंगे। राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अब देखो पहले पंचायत के चुनाव समय पर नहीं होते थे, समझो ना, अब इनको संविधान की अनुसूची में शामिल कर लिया गया। संविधान तो देखो संशोधन कौन सा, ये काफी बार पूछा गया है, 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992 पारित किया गया। ये तो है पंचायती राज से 73वां, और 74वां किससे है, शहरी निकाय से। अब पंचायती राज के भी 3 स्तर होते हैं। पंचायत ऐसे याद, गांव में तो होती है पंचायती, तो ऐसे याद रख लेंगे, गांव से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। गांव के बाद में पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। शहरी में कौन सा हो गया, नगर, शहर नगर को नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो ये अब देखो 73वां तो कौन सी अनुसूची में, 11वीं में, और ये कौन सी में, 12वीं में लिखा दिए। आगे हम विस्तार से और पढ़ेंगे। अब देखो ये लागू कब हुआ, 92 में पारित हुआ, ये भी 93 में लागू हुआ, और ये भी 93 में। आगे ये पाठ आएगा जिसको हम दोबारा पढ़ेंगे। तो ये तो 73 में तो संशोधन हुआ था, लागू कब हुआ, 93, ये भी 93 में, दोनों बराबर है। 92 में पारित लागू कब, 93 में। अब ये कब हुआ था, 24 अप्रैल को लागू हुआ था ये, और ये 1 जून को, फिर ये 93, ये भी 93। तो हमने जो नीति निर्देशक तत्वों में जो 10 पॉइंट थे उनमें 2 हमने पढ़ लिए, जो शेष है वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।